हेलो दोस्तों। आज के हमारे करंट अफेयर के जो सेशन में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले जो एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और बिल्कुल आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से देखने को बिल्कुल मिलेगा ही। तो इसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ ही साथ अच्छे से उसको देखिए। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पे चर्चा करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य की कुछ जो जातियां हैं उसको अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने का फैसला लिया गया है। अभी क्या है, कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग हुई थी जिसमें जो है 1950 वाले संविधान में संशोधन करना था। तो इस संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो वो विधेयक जो है उसको मंजूरी मिल गई है। और हमारे जो भारत में कुल 5 राज्य जो हैं इनमें जो है इनकी कुछ जातियां जो है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। टोटल 15 जो है जाति हैं उसको शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उसमें से छत्तीसगढ़ में से 12 जो जाति हैं उसको शामिल किया जाएगा। अब ये 12 जाति कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं और इसको याद भी रखना ज़रूरी है देखने के साथ साथ। तो ये देखिए, यहाँ है भारिया, भूमिया, इसके पर्याय के रूप में भुइयाँ, भुइयाँ, भुइयाँ और भारिया, इसको इसके पर्याय के रूप में शामिल किया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्राओं में बस डिफरेंस है, इनको शामिल किया गया है। अब इसी तरीके से पंडो, इसमें पंडो 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 इसको शामिल किया गया है। इसमें धनवार जो है इसके पर्याय के रूप में धनुहार, धनवार, गदबा इसको शामिल किया गया है। गोंड के पर्याय के रूप में गोंड को शामिल किया गया है। कोंध के पर्याय के रूप में कोंध को शामिल किया गया है। कोड़ाकू के पर्याय के रूप में कोड़कू को शामिल किया गया है। नागेसिया के या नागेसिया जो है इसके पर्याय के रूप में किसान को शामिल किया गया है। और यहाँ थोड़ा मिट गया है, इसको मैं थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूँ। ये है धनगढ़, इसके पर्याय के रूप में धांगड़ को शामिल किया गया है। इसी तरीके से एक और है सांवर, सवरा, इसके पर्याय के रूप में जो है सौरा, सांवरा को शामिल किया गया है। सौरा, सवरा और बिंझिया, इस जाति को शामिल किया गया है। सांवर और सांवरा ये इसके पर्याय के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो ये कुल जो 12 जो जातियां हैं इसको अभी एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनको शामिल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अभी तक इसको शामिल क्यों नहीं किया गया था। ये छोटी छोटी मात्राओं में क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। शामिल क्यों किया गया इसको देखते हैं। मूल रूप में वर्तनी त्रुटि और ये जो मात्रा की त्रुटि की वजह से क्या हो रहा था कि कुछ जो जातियां हैं उसको एसटी कैटेगरी के होते हुए भी उसको एसटी कैटेगरी में नहीं शामिल किया गया था। बहुत लंबे समय से वो एसटी कैटेगरी से वंचित थे। इसके कारण क्या हो रहा था, उन व्यक्तियों को क्या हो रहा था, जो एसटी लोगों को जो लाभ मिलता था उनसे वो लोग वंचित हो गए थे और वंचित होते आ रहे थे। तो इसीलिए क्या है, उन लोगों को जो है शामिल किया गया। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि क्यों शामिल किया गया और ये अधिकार किसके पास रहता है और किस अनुच्छेद के कारण से इसको जोड़ा जा सकता है, किस अनुच्छेद के माध्यम से इसको जोड़ा जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत में ये अधिकार दिया जाता है राष्ट्रपति जी को कि वो कोई भी जो जाति है उसको एसटी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। ठीक है, इसको भी देख लिए किसके पास अधिकार होता है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद जिसके कारण से इसमें जो है अपन इसको अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद कौन सा है, किनको अधिकार प्राप्त होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक मिनट। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन कौन से राज्य, जो 5 राज्य हैं
तो वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यों में अभी जो है वो उनकी जातियां जो हैं वो अनुसूचित श्रेणी में, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो पहला तो है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद है यूपी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों के जो जाति हैं उनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का तो हमने देख ही लिया, 12 ठो है। अब बाकी का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखो, सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शामिल किया गया है एसटी कैटेगरी में। आप इसको बस नोट कीजिए, हट्टी समुदाय, इसको शामिल किया गया है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। और देख सकते हैं तमिलनाडु में जो है नारी कोरवन के पर्याय के रूप में कुरुविक्कन जो है इस जो जाति को शामिल किया गया है एसटी श्रेणी में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए कि कर्नाटक जो है इसमें काड़ू कुर्बा, ये इसके पर्याय के रूप में बेट्टा कुर्बा, इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और यूपी में देखें तो जिला संत रविदास नगर का नाम जो है भदोही ऐसा किया गया है। तो ये जो है इसको शामिल किया गया है, इसको नाम भी परिवर्तन किया गया है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया। और यूपी में कुछ इम्पॉर्टेंट एक दो पॉइंट हैं, उसको भी आप देख लीजिए। यूपी में जो 13 ज़िले हैं उनमें गोंड को एससी के रूप में रखा गया था। पहले एससी श्रेणी में आते थे, उन लोगों को एससी से हटा करके एसटी श्रेणी में लाया गया है, ठीक है, यूपी में जो है गोंड लोगों को, ठीक है। अब गोंड की जो 5 उपजाति है, जैसे धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इसको एसटी सूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को जो उपजाति है उन लोगों को भी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति की संख्या कितनी है, तो जो कुल जनजातियां हैं, कुल जनजाति जो है वो 42 है। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो पहले कितनी थी, अच्छा इसमें अपन देखते हैं ये क्या बोला है, छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति कितनी है, ठीक है। तो ये कितनी है अभी वर्तमान में, 42 है। तो अभी 12 और जोड़ना पड़ेगा क्या, नहीं 12 और नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये पहले 42 था, अभी भी 42 है। क्योंकि ये त्रुटि जो हुआ, जहाँ पर त्रुटि जिनमें हुई थी, जिन जातियों में त्रुटि के कारण वो वंचित थे एसटी श्रेणी से, तो उन लोगों को शामिल किया गया है। तो अभी भी जो अभी भी जो जाति हैं उनकी संख्या कितनी है, 42 ही है, याद रखिएगा, इसमें 12 और ना जोड़िएगा, क्योंकि पहले से 42 ही था, अभी भी ये 42 है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया जनजाति कितनी, 42 है। अच्छा देश में कितना था, देश में 705 था पहले, अब 720 हो गए हैं, अभी वर्तमान में जो है ये 720 हो गए हैं। इसको अपडेट बिल्कुल करिएगा कि देश में जो है ये जो जनजातियों की संख्या बढ़ करके 720 हो गई है एसटी श्रेणी में, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एसटी श्रेणी में, ठीक है, इनको क्या लाभ मिलता है एसटी श्रेणी में आने से, और इनको क्यों हम सम्मिलित कर रहे हैं इसमें। तो एसटी श्रेणी में आने से लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, आरक्षण, आप जानते ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, छात्रवृत्ति में सहायता मिलती है, और उनकी विभिन्न योजना जो होता है उसमें लाभ मिलता है। पंचायती राज में इनके लिए पेशा कानून अलग से बनाया गया है, इनका अनुसूचित क्षेत्र अलग से डिफाइन किया गया है, उस क्षेत्रों में पेशा कानून लगता है, ये भी बताया गया है उसमें। तो ये सब इनको लाभ जो है ये मिलता है। अब देखते हैं ये जाति क्या है, ये जनजाति क्या है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जनजाति क्या है। एक्चुअल में ये जनजाति जो है भारत में आदिवासी जो लोग हैं इनके लिए इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है, जिसको मतलब वैधानिक रूप से ये बिल्कुल वैधानिक शब्द है इसको, ठीक है, वैधानिक शब्द है एक तरीके का, ये अपन मान सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये आदिवासी जो लोग हैं उनको बोलने के लिए एक वैधानिक शब्द है। इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब है मूल निवासी, इसका अर्थ होता है मूल निवासी।
और जितने भी पुरातात्विक लेख हैं, पहले के जो पुरातन लेख हैं, उसमें इनको वनवासी भी कहा गया है। ठीक है, ये लोग जनरली जो जनजाति वाले लोग जो हैं वनवासी भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग रहते कहाँ होंगे, दुर्गम स्थल में, दूरस्थ स्थल में रहते होंगे। ठीक है, और इनकी सबसे ज़्यादा संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और इनकी जो बोलियां भी होती है ना, इसकी विशेष प्रकार की बोलियां होती है, इनकी भाषाएं भी अलग अलग होती है, इनकी संस्कृति अलग अलग होती है, इनकी पूरी जीवन शैली जो है वो अलग तरीके से चलती है। संविधान में एसटी जो श्रेणी है उसके लिए अलग से इनको दर्जा भी दे के रखा गया है। इसके जो संरक्षण प्रदान करने के लिए इनकी श्रेणियों को में जो आते हैं उन लोगों के संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अलग से यहाँ पर संविधान में एसटी लोगों को दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये सब देख लिए जनजाति के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो मंत्रालय हैं, जनजाति मामलों के मंत्रालय, इनके मंत्री कौन हैं। तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी केंद्र में, और प्रेम साय टेकाम जी जो हैं वो राज्य के हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। ठीक है, तो ये मंत्री को भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, इनका नाम तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें अपना अपना मत भी दिए थे ये, है ना, तो इसको भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो एसटी हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल उठाया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल आ चुका है क्वेश्चन। तो 8.6% जो है ये एसटी परसेंटेज है भारत की जनसंख्या का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि एसटी की जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत कितना कितना है, इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भारत में हम लोग जब सबसे सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी एमपी में मिलेगी। सबसे सर्वाधिक मतलब पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें एमपी राज्य में सबसे ज़्यादा एसटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आपको अगर पूछा जाए न्यूनतम कहाँ मिलेगा, तो पंजाब और हरियाणा में मिलेगा। बिल्कुल वहाँ ज़ीरो है, कोई भी वहाँ पर इस जाति के उपस्थित नहीं है। ठीक है, वहाँ ज़ीरो है, तो न्यूनतम में कौन सा आएगा, पंजाब और हरियाणा। अब जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मिजोरम जो है उसमें उस पर्टिकुलर मिजोरम जी जो राज्य है उस राज्य में कितने एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है, मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सर्वाधिक देखा जाए, तो सर्वाधिक में मिजोरम आएगा। इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है, याद रखिएगा 94.5%। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम पूछा जाए तो आपको बताना है गोवा है 0.4%। ठीक है, 0.4% गोवा। अगर हाईएस्ट पूछा जाए, सर्वाधिक पूछा जाए, तो मिजोरम है 94.5। अब आपको अगर पूछा जाए, ये तो राज्य की बात हुई, अगर आपको पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन अगर पूछा जाए, तो आप परसेंटेज पूछा जाए तो आपको बताना है लक्षद्वीप है। इसमें कितना है, 94.8% है। ठीक है, ये सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली आपको देखने को भी मिले होंगे एक दो जगह, तो इसको भी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जो जनजाति कौन सी रहती है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है भील। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनजाति कौन सी रहती है पूछा जाए तो आपको बताना है गोंड। ठीक है, तो ये तो आपको पता भी होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुछ डाटा जो हैं उसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, इसको भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो कुल जनजाति जो हम देखेंगे, कुल जनजाति कितनी है, तो हम देखेंगे कि 7822900। ठीक है, इतना जो है ये जनजातियों की कुल जनजाति है। ठीक है, अब इसमें जो एसटी का प्रतिशत अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है इसमें एसटी का प्रतिशत जो है 30.62% है। ये कहाँ का बता रहे हैं, 2011 जनगणना अनुसार। ठीक है,
जनसंख्या कितनी थी तो इतना है, और एसटी पॉपुलेशन कितना है पूछेगा तो 30.62% है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको ये तो ठीक है, अगर कभी पूछ दिया तो वन लाइनर में भी पूछ सकता है, और दूसरा अगर अभी क्या है पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है उसके अनुसार से अगर देखेंगे तो 2001 की जनगणना अनुसार एसटी का परसेंटेज कितना है 31.24%। मतलब कि पहले क्या थी, ये ज़्यादा थी, और अभी 2011 जो है प्रीवियस जनगणना जो है इसके अनुसार में एसटी का परसेंटेज क्या हुआ है, घटा है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना में जो एसटी का परसेंटेज है क्या वो बढ़ा है कि घटा है, ये पूछ सकता है आपको। तो आपको बताना है कि जो परसेंटेज है वो घटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अधिकांश जनजाति समूह जो है ये कौन सी पाई जाती है। जनजाति समूह के लिए अपन अलग से और क्लास में देखेंगे, तो इसको आप वन लाइनर में आप ही याद रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह ज़्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में ही अपन चर्चा करते हैं, थोड़ा छत्तीसगढ़ में आते हैं। इसमें हमने पीछे पीछे अभी देखा कि कुल जनजाति समूह कितना है, तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में 42 है, और भारत में कितना देखा, भारत में हमने देखा 705 पहले था और 720 अभी वर्तमान में है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में कितना है 42 है। उपजाति अगर पूछा जाए तो वर्तमान में भी 161 है। अगर अनुसूचित क्षेत्र, मतलब ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्र जो बोल रहे हैं ना, ये अनुसूचित क्षेत्र क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र जारी किया गया है। तो उस अनुसूचित क्षेत्र का अगर एरिया देखें तो 81,861 ऐसा करके याद करना है आपको, 81,861। ठीक है, तभी वो याद हो पाएगा, ये पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है, अब आदिवासी क्षेत्र का विभाजन कैसे किया है, तो 3 भाग में विभाजित किया गया है, उत्तर पूर्व मध्य दक्षिण क्षेत्र, ये 3 भाग में किया है। तो उत्तर पूर्व में कौन सा आएगा, उत्तर पूर्व की बात करें तो कौन सा आएगा, सरगुजा संभाग जितना रहेगा वो उत्तर पूर्व में आ गया। मध्य में क्या आएगा, दुर्ग और रायपुर आ जाएगा मध्य में, और दक्षिण क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, ये बस्तर वाला क्षेत्र जो है वो दक्षिण क्षेत्र में आ जाएगा। ये 3 प्रकार के आदिवासी क्षेत्र में विभाजित किया गया है, इसको भी देख लिया अपन ने। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो अभी हमने पीछे अभी अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात किया, तो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसको थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जो राज्य जो है, राज्य का 81,861 जो है, इतना वर्ग किलोमीटर में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब ये अनुसूचित जो क्षेत्र है इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 19 जो ज़िले हैं उसमें पूर्ण और आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण और आंशिक रूप से जो है इसमें आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं पूर्ण रूप से, कौन कौन से जिला हैं, और आंशिक रूप से कौन कौन से जिला हैं उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्ण रूप से जिला है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, गोरेला-पेंड्रा मरवाही, कोरबा, बालोद, रायगढ़, ये लोग हैं। आंशिक रूप से देखें तो राजनांदगांव पहले था, अब मानपुर मोला हो गया है, नया जिला बन गया है। तो गरियाबंद, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, ये हो गया। याद कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन तो आता है इससे, तो याद कैसे करेंगे, तो पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिला आते हैं, याद करने के लिए क्या किया, पहले ऊपर का देख लिया, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, ये 5 तो ऊपर के हो गए। बीच में बिलासपुर वाला जोन में देख लिया गोरेला-पेंड्रा मरवाही और कोरबा हो गया। ठीक है, उसके नीचे बाजू में देख लेते हैं रायगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, और नीचे सब उसके नीचे आएंगे तो बालोद वाला। अब मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा, मतलब हो जाएगा, एक बार और देख लेना अगर याद नहीं हुआ होगा तो। अब इसमें भी थोड़ा सा विकास खंड अगर याद रख सकते हैं तो इसको भी याद रखें। इनमें तो पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ देखिए बालोद में जो डोंडी है विकासखंड, डोंडी विकासखंड,
ये आता है अनुसूचित क्षेत्र में। रायगढ़ में देखिए लैलूंगा, खरसिया, तमनार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, ये 5 जो विकास खंड है वो इसके अंतर्गत आते हैं रायगढ़ में। ये भी अगर थोड़ा सा याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आंशिक रूप से देखते हैं इसको कैसे याद रखें। तो आंशिक रूप से याद रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए राजनांदगांव जो था उसको तो मानपुर में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी हो गया है अभी नया जिला, तो ये आएगा। ठीक है, राजनांदगांव की जगह पहले क्या था, राजनांदगांव लिखा जाता था आंशिक रूप से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये तो याद रहेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए गरियाबंद है। गरियाबंद से आपको इसमें भी विकास खंड याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। गरियाबंद है, छुरा है, मैनपुर है। ठीक है, ये मैनपुर है, ये तीनों विकास खंड इसके अंतर्गत आएगा। अब ये दोनों तो याद हो गए आपको, मानपुर और गरियाबंद, ये दोनों याद हो गया ना। इसके बाद देखिए ये तो है बस्तर संभाग पूरा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये सारे जो हैं आंशिक रूप से आते हैं, याद रखिए। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों याद हो जाएगा, बिल्कुल याद करके देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति पूछे जाएगी तो बताना है गोंड, पीछे भी हमने देखा था। बोलेगा सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है तो बताना है अबुझमाड़िया। अब पूछा जाएगा आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में, तो आपको बताना है हल्बा। और सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सी जाति रहती है ऐसा पूछा जाएगा तो आपको बताना है उराव, जनरली देखने को मिलती है। सांस्कृतिक संपन्न मतलब सांस्कृतिक रूप से हर तरीके का त्यौहार मनाने में जो एक्सपर्ट हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मनाया जाता है ये मुड़िया जाति वाले लोग हैं। ठीक है, संस्कृति से संपन्न अगर पूछा जाए। अब उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो अगर याद रखें, याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा 394971। पुरुषों की जनसंख्या उसी तरीके से पूछा जाएगा तो 387391। ठीक है, अगर याद रख सकते हैं तो बिल्कुल याद रखिए। और ये पूछे जाते क्या, ये पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन है ये, है ना। ये जो जनसंख्या है पुरुषों की, महिलाओं की, लिंगानुपात, साक्षरता दर कितना है, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इसको याद करें तो ज़्यादा बेटर है। महिलाओं की याद कर सकते हैं 394971, पुरुषों की याद कर लो 387391, लिंगानुपात जो है 10-20 ऐसा करके याद कर लीजिए, साक्षरता दर है 59.09 ऐसा करके याद कर लीजिए। तो ये परसेंटेज देख लिया साक्षरता दर। इसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए वापस से हम थोड़ा 2011 की जनगणना में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो एसटी जनसंख्या है इसकी बात हम थोड़ा सा करते हैं। एसटी जनसंख्या में और जनसंख्या परसेंट, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी, और इसको थोड़ा सा अभी वर्तमान वाले को इसके साथ थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। पुराने वाले पूछे जा चुके हैं और वर्तमान वाले को हम लोग कंपेयर करके याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसटी जनसंख्या 2011 के दृष्टिकोण सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये सरगुजा में है सबसे सर्वाधिक। और वर्तमान में कहाँ, जशपुर में। अगर याद कर सकें तो ये भी याद कर लीजिए डाटा, अगर याद कर सके तो। वैसे तो नाम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए कि जनसंख्या जो है एसटी जनसंख्या सर्वाधिक 2011 की जनगणना अनुसार कितना है और कहाँ पर है, और वर्तमान में कितना और कहाँ पर है। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ पर, सरगुजा 2011 की गणना के अनुसार, वर्तमान में जशपुर। न्यूनतम देखते हैं, न्यूनतम है 2011 जनगणना अनुसार नारायणपुर में, और वर्तमान में बेमेतरा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या परसेंट देख लेते हैं। जनसंख्या परसेंट में सर्वाधिक जो है बीजापुर में है, और वर्तमान में जो है वो सुकमा में। तो 2011 का भी याद रखिए और वर्तमान का भी याद रखिए। न्यूनतम पूछा जाए तो जांजगीर चांपा, और वर्तमान में जो है रायपुर की है, ये भी याद रखिए। तो ये हो गया जनगणना के अनुसार से। इसके बाद देखते हैं भारत में जनगणना 2011 के अनुसार में जनजाति के राज्यों का क्रम भी पूछा जाता है। तो राज्यों का क्रम याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी।
ये आपको ना राज्यों का क्रम दे देता है। आप अगर ये डाटा याद नहीं रख सकते, मान लो जनसंख्या का जो काउंट है वो याद नहीं रख सकते या परसेंट याद नहीं रख सकते, तो ये क्रम तो बिल्कुल ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो ये मैं आपको दे दिया हूँ, आप स्नैपशॉट लेकर के रख लीजिए अपने पास। पहले तो अपन राज्यों का क्रम देख लेते हैं, है ना, जाति के अनुसार से। तो इसके अनुसार से देखिए, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ उसके बाद। ये क्रम बिल्कुल याद रखिए। इसी प्रकार राज्यों का क्रम जाति के परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। तो लक्षद्वीप तो है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर है जनसंख्या, कुल जनसंख्या परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। लेकिन ये राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य में देख लेते हैं, मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये भी आप याद रखिए। इसके परसेंटेज अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, आप कम से कम राज्यों के जो नाम हैं उसको अच्छे से याद रखें। और ये बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनजातियों से रिलेटेड जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो हैं, ये आप कम से कम इसमें 5 स्टार लगा लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे ये बुक्स के नाम। ठीक है, और उनके लेखक। तो सबसे पहले लेखक का नाम वेरियर एल्विन। ये जो लेखक हैं वेरियर एल्विन, इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये पुस्तकें लिखी है, द बैगास, द घरिया, द गोड, द मुड़िया एंड दी देयर घोटुल, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये तो पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये द गोर जो है ना, इसको भी पूछ चुका है। तो ये वेरियर एल्विन की पुस्तक थी, वेरियर एल्विन की पुस्तक। ठीक है, इसके बाद देखो एस.सी. राय है, द बिरहोर्स लिखे हैं इन्होंने। इसके पास श्यामाचरण दुबे हैं, इन्होंने द कमार लिखा है। ग्रियर्सन, इन्होंने लिखा है द माड़िया गार्ड्स ऑफ बस्तर, इस पुस्तक को लिखा है। पी.वी. नायक ने लिखा है द भील, ये भी इम्पोर्टेंट है। दयाशंकर नाग जो है, इन्होंने लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी। ये अभी जो हमने अभी चर्चा किया लेखक और पुस्तकें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।